हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा, लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी की टाइप नंबर 6 को कंप्लीट किया था, विच वाज रिलेटेड टू नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में। तो एक बार बेटा जो प्रोबेबिलिटी के टॉपिक का हमने रोड मैप तैयार किया था, उस रोड मैप को एक बार देख लेते हैं। देखिए, सिंपल प्रोबेबिलिटी बेटा हम कर चुके हैं। एडिशन रूल बेटा दो केसेस में एप्लीकेबल होता है, इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इन केस ऑफ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वो भी बेटा हम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन रूल विच इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। तो आज की क्लास में बेटा हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल विच इज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, सुनिए ध्यान से। टू और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट if the happening of one event does not affect the happening of other events। जब किसी एक घटना का घटित होना किसी दूसरी घटना के घटित होने को प्रभावित ना करता हो, तो उसे बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। ठीक है जी। या ये कह लीजिए, जब दो इवेंट फ्रीली हैपन हो सकते हो। हाँ जी बेटा, देखिए इसको लिखना कैसे है, फिर इसके एग्जांपल लेंगे हम। हाँ जी बेटा, टू और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इफ द हैपनिंग or occurrence of an event does not affect the occurrence of other event। Independent events are those events which occur freely of each other। हाँ जी बेटा, जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ, किसी कॉइन को टॉस करने पे बेटा, अगर पहली बार सपोज कीजिए मेरे को किसी कॉइन को टॉस किया और उसको टॉस करने पे हेड आया, तो क्या मैं दूसरी बार ये कह सकता हूँ कि दूसरी बार भी हेड ही आएगा? दूसरी बार भी बेटा दो ही ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या टेल। यानी कि पहली बार कॉइन को टॉस करने का दूसरी बार कॉइन को टॉस करने के साथ कोई संबंध नहीं है। पहली बार कॉइन को टॉस करने पे जो परिणाम आएगा, उसका दूसरी बार कॉइन को टॉस करने पर आने वाले परिणाम के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। पहली बार कॉइन को टॉस करना और दूसरी बार कॉइन को टॉस करना दोनों कैसे इवेंट हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए बेटा हाँ जी बेटा, इधर देखिए। सपोज कीजिए 4 फ्रेंड्स हैं। हाँ जी बेटा, ये बेटा 4 फ्रेंड्स हैं और ये चारों एक रेस्टोरेंट में गए। हाँ जी बेटा, इनके नाम रख देते हैं। हाँ जी बेटा, अंकु, बंकु, कंकु और डंकु। ये बेटा 4 फ्रेंड हैं। ये बेटा किसी रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट की बेटा जो मेन्यू लिस्ट है, उसके अंदर आइटम्स दी हुई हैं। टोटल मिला के बेटा 10 आइटम दी हुई है, सपोज कीजिए 1 2 3 अप टू 10। ठीक है जी। और सबसे पहले नंबर पे सपोज कीजिए दिया हुआ है बर्गर, फिर बेटा दिया हुआ है पिज्ज़ा। इस तरीके से आपको बेटा टोटल मिला के 10 आइटम्स के नेम दिए हुए हैं। ये उस रेस्टोरेंट का मेन्यू है। ठीक है जी। अब इन चारों ने वहां पर बेटा सेलिब्रेशन करना है, एक पार्टी करनी है। और इन्होंने आपस में मिलकर क्या डिसाइड किया कि ये चारों अपनी मर्जी से एक एक आइटम का ऑर्डर देंगे और अपनी मर्जी से जो भी जिसको अच्छा लगता है वो मंगवा सकता है। चारों ने बेटा मिलकर क्या डिसाइड किया कि अपनी मर्जी से 10 आइटम में से जिसको जो पसंद हो वो उसी चीज का ऑर्डर दे सकते। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स हैं ABCD, हाँ जी बेटा, सभी क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब फ्री है, अपना ऑर्डर देने के लिए बेटा फ्री है।
तो ए बताओ, ए बेटा अपना ऑर्डर कितने तरीकों से दे सकता है? अगर मैं बात करूं कि ए अपना ऑर्डर, ए के पास ऑर्डर देने के बेटा कितने तरीके हैं? 10। 10 में से किसी भी आइटम का ऑर्डर दे सकता है। बी के पास भी बेटा कितने ऑप्शन है? 10। और सी के पास भी 10 ऑप्शन है, क्योंकि 10 ऑप्शन, 10 ही बेटा हमारे पास उस रेस्टोरेंट के मेन्यू में टोटल कितनी आइटम है? 10। तो 10 में से किसी का भी ऑर्डर दे सकते हैं वो। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी की चॉइस कैसी है? इंडिपेंडेंट। ठीक है। दूसरा बेटा ये भी हो सकता है, मान लीजिए उन चारों ने मिलकर क्या डिसाइड किया? उन चारों ने बेटा मिलकर ये डिसाइड किया कि हम जो ऑर्डर देंगे, ऑर्डर शुरू करेंगे ए से। सबसे पहला ऑर्डर ए देगा, और ए जिस आइटम का ऑर्डर देगा बी उससे कोई डिफरेंट आइटम मंगवाएगा। बी सेम आइटम का ऑर्डर नहीं दे सकता जिसका ऑर्डर ए ने दिया। ऐसे ही सी जो ऑर्डर देगा, सी जिस भी आइटम का ऑर्डर देगा वो ए और बी से डिफरेंट होना चाहिए, और डी जिस भी आइटम का ऑर्डर देगा वो ए बी सी से डिफरेंट होना चाहिए। अब बेटा एक बात बताओ, अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ए के पास सबसे पहला ऑर्डर अगर ए प्लेस करता है तो ए के पास कितने ऑप्शन है ऑर्डर देने के? बेटा चैट बॉक्स में लिखिए साथ साथ। ए के पास ऑप्शन है 10। 10 आइटम में से किसी का भी ऑर्डर दे सकता है। ठीक है जी। बर्गर मंगवा सकता है, पिज्जा मंगवा सकता है, या उस मेन्यू लिस्ट में जो भी आइटम है 10, 10 में से बेटा वो किसी भी एक आइटम का ऑर्डर दे सकता है। बी के पास बेटा कितने ऑप्शन बचेंगे? ए एक आइटम मंगवा चुका है, सपोज करो ए ने बेटा पिज्जा का ऑर्डर दे दिया, यानी कि सेकंड नंबर वाली आइटम का ऑर्डर दे दिया। तो इसका मतलब बी के पास, बी अब जो है सेकंड नंबर वाली आइटम का ऑर्डर नहीं दे सकता। तो बी के पास कितने ऑप्शन बचेंगे ऑर्डर देने के लिए? 9। और सी के पास बेटा कितने ऑप्शन बचेंगे? 8। और डी के पास ऑर्डर देने के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 7। तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है? यहाँ पर जो बी की चॉइस है, बी की जो चॉइस है वो किससे अफेक्ट हो रही है? ए से अफेक्ट हो रही है। सी की चॉइस किससे अफेक्ट हो रही है? बी से अफेक्ट हो रही है। बी और ए की चॉइस है। और डी की चॉइस बेटा किससे अफेक्ट हो रही है? सी, बी और ए की चॉइस है। इसका मतलब ये कैसे इवेंट हुए? डिपेंडेंट। हाँ जी बेटा। तो यहाँ तो क्या थे? तो यहाँ तो बेटा ये कैसे इवेंट थे? इंडिपेंडेंट। यहाँ पे इंडिपेंडेंट सिलेक्शन हो रहा था। और यहाँ बेटा कैसा सिलेक्शन हो रहा है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि बी की चॉइस ए से अफेक्ट हो रही है, सी की चॉइस बी एंड ए से अफेक्ट हो रही है, और डी की चॉइस ए बी सी की चॉइस से अफेक्ट हो रही है। ठीक है जी। तो यहाँ बेटा डिपेंडेंट सिलेक्शन है और ये इंडिपेंडेंट। अब इसी का मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ प्रोबेबिलिटी के अंदर। देखिए, सपोज कीजिए बेटा एक बैग है। हाँ जी बेटा, एक बैग है, उसके अंदर 3 तो बेटा रेड बॉल्स हैं उस बैग के अंदर। लो बेटा, 3 तो बेटा रेड बॉल्स हैं उस बैग में, और 2 बेटा ग्रीन बॉल्स हैं। हाँ जी बेटा। तो टोटल मिला के उस बैग में बेटा कितनी बॉल्स हैं? 5 बॉल्स हैं। ठीक है जी। 5 बॉल्स कैसे? 3 रेड और +2 ग्रीन। तो टोटल मिला के बेटा 5 बॉल्स उस बैग में। ठीक है जी। और सपोज कीजिए आपको कहता है कि इस बैग में से 2 बॉल निकालनी है। 2 बॉल्स आर टू बी ड्रॉन। हाँ जी बेटा, 2 बॉल्स निकालनी है 1 बाय 1। और कैसे निकालनी है? विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब बेटा ये होता है, पहले एक बॉल निकालेंगे, उस बॉल को का कलर नोट करके किस कलर की वो बॉल आई है उसको फिर वापस बैग में डाल देंगे। और वापस बैग में डालने के बाद फिर से 5 बॉल्स हो जाएंगी, और फिर 5 बॉल में से सेकंड बॉल निकालेंगे। हाँ जी बेटा, 2 बॉल निकालनी है 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट। और आपको कहता है कि दोनों बॉल, हाँ जी बेटा, दोनों बॉल रेड होनी चाहिए। पहली बॉल भी रेड आनी चाहिए, फर्स्ट बॉल भी रेड। हाँ जी बेटा, और सेकंड भी रेड आनी चाहिए। तो क्या करेंगे देखिए।
तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट बॉल रेड आने की, फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल आ जाए और फिर सेकंड ड्रॉ में रेड बॉल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फर्स्ट ड्रॉ में बेटा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड के फेवर में कितनी है 3, और टोटल कितनी बॉल है 5, तो 3/5। अब बेटा जो रेड बॉल निकाली थी आपने बैग से, वो वापस डाल दी, फिर से बैग में कितनी हो जाएंगी 5। और सेकंड केस में फिर रेड बॉल चाहिए, तो फिर दोबारा से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/5। ये बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसको कौन सा इवेंट का नाम देंगे, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में बेटा क्या होगा, सपोज कीजिए, फिर से मैं वही ले रहा हूँ R1 और R2, ठीक है। तो यहाँ तो बेटा क्या था, विद रिप्लेसमेंट। अब मैं ले रहा हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट का मतलब जो बॉल फर्स्ट ड्रॉ में निकाली है उसको वापस नहीं डालना बैग में। तो उस केस में बेटा क्या होगा, फर्स्ट रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बेटा बताओ क्या बनेगी, फर्स्ट रेड बॉल आने की बनेगी 3/5। अब बैग के अंदर बेटा टोटल बॉल कितनी रहेगी 4, 5 में से एक कम होगी 4 रहेगी, और रेड कितनी रहेगी, हाँ जी बेटा, रेड 3 में से एक रेड बेटा आप निकाल ली, तो 2 रेड और 2 ग्रीन बेटा बची हुई है, तो टोटल मिला के कितनी बॉल बची हुई है, 2 रेड एंड 2 ग्रीन, 4 बॉल। तो सेकंड ड्रॉ आपने इसमें से करना है 4 बॉल में से, और कौन सी बॉल निकालनी है, रेड कलर की। तो 2/4, रेड के फेवर में कितनी है 2, तो 2/4 आ जाएगी, ठीक है जी। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा है, जो सेकंड इवेंट है, सेकंड ड्रॉ में जो रेड बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी किससे अफेक्ट हो रही है, फर्स्ट ड्रॉ से। ये बेटा डिपेंडेंट इवेंट है, इनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। जब विदाउट रिप्लेसमेंट वाली सिचुएशन होगी तो वो डिपेंडेंट इवेंट। तो अभी हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब विद रिप्लेसमेंट सिचुएशन। तो चलिए इसके बेटा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल को रीड कीजिए बेटा, क्या कहता है इसमें। देखो, इफ ए कार्ड ऑफ हर्ट, हाँ जी बेटा, हमने हर्ट का कार्ड निकालना है, पान का पत्ता निकालना है फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड। तो उसकी बेटा पान का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 13/52। हर्ट कार्ड के फेवर में बेटा 13 कार्ड होते हैं, टोटल पत्ते होते हैं 52, ठीक है जी। फिर इस पत्ते को वापस डाल दिया, हाँ जी बेटा, जो हमने हर्ट का पत्ता निकाला था उसको वापस कार्ड में डाल दिया, फिर से 52 हो जाएंगे। और फिर दोबारा से हर्ट का पत्ता निकालना हो तो दोबारा से बेटा हर्ट का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी सेकंड टाइम भी क्या होगी, 13/50। तो यहाँ पे इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपको ये कहूँ, एक क्वाइन को 2 बार टॉस किया गया, एक क्वाइन को बेटा अगर मैं 2 बार टॉस करता हूँ, तो सेकंड थ्रो में हेड आने की का जो इवेंट है, वो फर्स्ट थ्रो में हेड आने से बेटा क्या है, इंडिपेंडेंट। क्योंकि सेकंड थ्रो के रिजल्ट का फर्स्ट थ्रो के साथ कोई संबंध नहीं है। पहली बार भी क्वाइन के ऊपर हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है, और सेकंड टाइम अगर आप क्वाइन को टॉस करते हो तो भी क्वाइन के ऊपर हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरा फर्स्ट थ्रो में हेड आया है तो सेकंड थ्रो में भी हेड ही आएगा, या मेरा फर्स्ट थ्रो में टेल आया तो सेकंड थ्रो में भी टेल ही आएगा, ठीक है। तो क्वाइन को पहली बार टॉस करना और क्वाइन को दूसरी बार टॉस करना, दोनों के परिणाम का आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इसीलिए उनको भी कौन सा इवेंट बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। अब आता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में कौन सा रूल एप्लीकेबल हो। इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में बेटा मल्टीप्लीकेशन रूल हम अप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन रूल कहता है इफ ए एंड बी, अभी मैं सिर्फ 2 इवेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन probability of A and B is equal to PA into PB। ये बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो रिजल्ट है, ये बेटा जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ इवेंट। सपोज कीजिए आपको 3 इवेंट दे रखे या 4 इवेंट दे रखे, A B C and D। हाँ जी बेटा, ये मैंने 4 इवेंट ले लिए,
ए एंड बी एंड सी एंड डी, और मुझे इन चारों इवेंट की बेटा प्रोबेबिलिटी निकालनी है, चारों इवेंट की हैपनिंग की। तो इसको हम लिखेंगे पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इंटू पी डी। ठीक है बेटा। और इसको लिखने का एक तरीका और भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए बी सी डी। मान लीजिए आपने ऐसा लिख दिया ए बी सी डी, अगर इस तरीके से बेटा लिखा हुआ तो समझ जाना इनके बीच में एंड है, कुछ भी ना लगाया हो ना एंड या और, तो आप ये मान लेना ये एंड है, ए बी सी डी। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये और ये लिखने का तरीका बेटा अलग अलग है, बट इसका मीनिंग भी वही है, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इंटू पी डी। या एक तरीका बेटा और भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए एंड बी एंड सी एंड डी। हाँ जी बेटा, तो इसको ऐसे लिखेंगे पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी मल्टीप्लाइड बाई पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी। ठीक है, तो लिखने का बेटा तरीका अलग अलग है, बट बात एक ही है। तो ये फॉर्मूला कितने भी इवेंट तक बेटा एक्सटेंड हो सकता है। तो चलिए इस फॉर्मूले की बेटा प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे मान लीजिए ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ए इवेंट के फेवर में बेटा M1 केस है, M1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं n। तो ये तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। और बी इवेंट के फेवर में केसेस हैं M2, तो M2 डिवाइडेड बाई n, ये बेटा बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी M1 अपॉन n, और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा M2 अपॉन n। n बेटा चेंज भी हो सकता है, N1 और N2। चलिए, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो ये बेटा बनेगा पी ए इंटू पी बी, यानी कि M1 अपॉन N1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई N2। तो ये बनेगा M1 M2 डिवाइडेड बाई N1 N2। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो हमने बेटा आज की क्लास में डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थ्योरी भी आ सकती है, एडिशन रूल के बारे में और मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में बताइए, तो आपको थ्योरी भी याद करनी है इनकी। लो बेटा देखो, ये बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया और हमें तीनों की तीनों बार टेल चाहिए। इस सम को सॉल्व करने के बेटा 2 तरीकों से मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहला, हाँ जी, तो फर्स्ट मेथड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट बेटा मैंने ले लिया, ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो उसका बेटा सैंपल स्पेस बना लीजिए। आपको पता है कि 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें या एक कॉइन को 3 बार टॉस करें तो एक ही बात है, उसका सैंपल स्पेस एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, हाँ जी बेटा, देन टी टी टी, देन टी टी एच, देन टी एच टी, एंड देन एच टी टी। हाँ जी बेटा, ये 8 केसेस बनेंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8। उसके बाद बेटा आपको क्या कहता है, गेटिंग 3 टेल्स। अब इवेंट लिखेंगे, सैंपल स्पेस के बाद बेटा इवेंट, इवेंट ले लीजिए ई। ई इवेंट मैंने क्या ले लिया, गेटिंग ऑल द 3 टेल्स। हाँ जी सर, गेटिंग ऑल द 3 टेल्स, तो तीनों टेल के फेवर में बेटा एक ही केस है। कौन सा केस है जो जिसमें तीनों के तीनों टेल हैं, वो बेटा ये केस है, टी टी टी। हाँ जी बेटा, तो फेवरेबल केसेस बेटा कितने हो गए यहाँ पे, टोटल केसेस तो 8 थे, फेवरेबल केसेस बेटा एम, एम की अगर मैं बात करूँ तो 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी बेटा कैसे निकालेंगे, एम डिवाइडेड बाय एन, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है जी। अब इसी सम को करने का बेटा अल्टरनेटिव मेथड,
ठीक है जी, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ मेथड 1। अब बेटा सेकंड मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। हाँ जी बेटा, इसी सम को आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं। वहां पर आप क्या लिखेंगे, देखिए वहां पे बेटा सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट लिखोगे। एक्सपेरिमेंट क्या लिखेंगे? ए क्वाइन इज टोस्ट थ्राइस। एक कॉइन को 3 बार टोस्ट किया गया। हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी हुई है? 3 टेल्स कि तीनों के तीनों बार टेल आ जाए। तो आप बेटा क्या करोगे? 3 इवेंट लेट कर, 3 बेटा इवेंट लेट कर लीजिए, E1 E2 E3। ऊपर वाले केस में जो फर्स्ट मेथड से हमने किया तो एक ही इवेंट लिया था, ई गेटिंग ऑल द 3 टेल्स। वहां पर हमने सैंपल स्पेस ही बनाया था। यहाँ पे कोई सैंपल स्पेस नहीं बना रहा मैं। यहाँ पे मैंने 3 इवेंट ले लिए, E1 E2 E3। E1 बेटा लिख दो गेटिंग टेल इन द फर्स्ट रो, फर्स्ट टॉस। B E2 is the event of getting tail in the second toss, and E3 is the event of getting tail in the third toss. तो पहले बेटा क्या करो, तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। हाँ जी बेटा, पहले मैं बात कर रहा हूँ गेटिंग टेल इन द फर्स्ट टॉस। फर्स्ट टॉस में टेल आने की, फर्स्ट टॉस में बेटा टेल आने की 1/2। फिर सेकंड टॉस में टेल आने की, सेकंड टॉस में भी टेल आने की 1/2। क्योंकि क्वाइन के ऊपर बेटा दो ही ऑप्शन होते हैं, हेड और टेल। तो फर्स्ट टॉस में टेल आने की 1/2, सेकंड टॉस में टेल आने की 1/2, और थर्ड टॉस में भी बेटा टेल आने की 1/2। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे? इवेंट बेटा तीनों के तीनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। इवेंट E1 E2 एंड E3, तीनों के तीनों बेटा कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट। हाँ जी, तो तीनों के तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए। E1 एंड E2 एंड E3 इज इक्वल टू, इंडिपेंडेंट इवेंट बेटा कैसे हुए? क्योंकि तीनों इवेंट फ्रीली हैपन हो सकते हैं। तीनों के परिणाम का आपस में एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। यानी कि आप ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि फर्स्ट केस में टेल आने का, फर्स्ट टॉस में टेल आने का सेकंड और थर्ड टॉस के बेटा परिणाम के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है जी। जैसे आपके पास होने का, हाँ जी बेटा, मान लीजिए 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक है जी। और तीनों के रोल नंबर भी दूर दूर है, तीनों ने कोई चीटिंग नहीं की आपस में, तीनों ने अपनी अलग अलग मेहनत की है। तो तीनों के एग्जाम में पास होने का या फेल होने का आपस में एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तीनों ने अपनी अलग अलग मेहनत की है। ठीक है जी, बशर्ते कि उन्होंने कोई चीटिंग ना की हो। ठीक है, चीटिंग अगर की होगी तो हम कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट के पास होने का दूसरे स्टूडेंट के पास होने के साथ भी संबंध हो सकता है, क्योंकि अगर उसका क्वेश्चन ठीक होगा तो दूसरे का भी ठीक होगा, क्योंकि आपस में चीटिंग की हुई है। तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं। हाँ जी बेटा, यहाँ पर क्या है कि पहली बार क्वाइन को टॉस करने का दूसरी बार और तीसरी बार के परिणाम के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, आंसर बेटा हमारा 1/8। आंसर सेम आएगा। हाँ जी बेटा। ठीक है, किसी भी मेथड से आप एक पेपर में अटेम्प्ट कीजिए, मार्क्स फुल मिलेंगे। तो ये बेटा हमारा एक क्वेश्चन हो गया ये। चलिए इसी टाइप का एक सम और लेते हैं। हाँ जी बेटा, रीड करिए इस सम को। देखो इस सब में क्या कहता है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले गए इन सक्सेशन, लगातार, विद द रिप्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट कार्ड। हाँ जी बेटा, पहले पत्ते को क्या करना है? रिप्लेस करना है बेटा। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? पहले ड्रॉ में जो पत्ता आएगा उसको सेकंड ड्रॉ से पहले पहले वापिस ताश की गड्डी में डालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज फेस कार्ड एंड द सेकंड इज ऑनर कार्ड।
देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टोटल कार्ड्स। टोटल कार्ड बेटा कितने होते हैं, 50। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो इवेंट ले लीजिए, ए एंड बी, या E1 E2 भी ले सकते हैं। ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। हाँ जी बेटा, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग फेस कार्ड इन द फर्स्ट रो, एंड बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ओनर कार्ड इन द सेकेंड रो। अब बेटा जरा बताओ मुझको, फेस कार्ड जो है, हाँ जी डॉक्टर, पहले ए इवेंट की बात करेंगे, अभी अभी बी इवेंट के बारे में बात नहीं करें, सिर्फ ए इवेंट। तो फेस कार्ड के फेवर में बेटा कितने पत्ते होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड्स टू इवेंट ए। फेस कार्ड में बेटा आते हैं एक तो किंग के कार्ड, एक क्वीन और एक जैक। किंग, क्वीन और गुलाम। जैक, जैक का दूसरा नाम नेव भी होता है। 12 पत्ते हो गए बेटा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, अगर ए इवेंट की बात करें, हाँ जी बेटा, तो ये तो हो गया M1 और ये हो गया N1। तो M1/N1, ये बेटा हो गया 12/52। ठीक है जी, या इसको कैंसिल कर लेंगे, 3/30। ये बेटा ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब जो पहला पत्ता निकाला है, हाँ जी बेटा, उसको वापस बैग में डाल दिया, वापस सॉरी उसमें डाल दिया, कार्ड्स के अंदर। कार्ड्स का जो पैक था उसमें बेटा जो पहला पत्ता निकाला था उसको वापस डाल दिया। फिर से कितने हो जाएंगे, अगेन द पैक ऑफ कार्ड्स कंटेन 52 कार्ड। फिर से बेटा ताश के पत्तों में कितने पत्ते हो गए, 52। रीजन क्या दोगे, 52 क्यों होंगे, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब पहले जो पत्ता निकाला था उसको वापिस आपने कार्ड्स के पैक में डाल दिया। तो अब हमें कौन सा ओनर कार्ड निकालना है। हाँ जी तो अब ओनर कार्ड के फेवर में बताओ कितने पत्ते होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड्स टू इवेंट बी। इवेंट बी ओनर कार्ड है। ओनर कार्ड में बेटा किंग आता है, क्वीन आता है, जैक और एस। टोटल मिला के बेटा 16 कार्ड ओनर कार्ड में आते हैं। तो ओनर कार्ड की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या बनेगी बताइए। ओनर कार्ड की प्रोबेबिलिटी M2 डिवाइडेड बाय N1। यहाँ बेटा M2, M2 कितना है 16 और डिवाइडेड बाय 52, तो ये बेटा 4/13 आ जाएगा, 4/13। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये दोनों इवेंट बेटा कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। पहली बार 52 पत्तों में से अगर आप कोई पत्ता निकालते हो, फर्स्ट ड्रॉ का जो भी परिणाम आएगा, क्या उसका सेकंड ड्रॉ के परिणाम के साथ कोई संबंध है। हाँ जी, तो फर्स्ट ड्रॉ का रिजल्ट और सेकंड ड्रॉ का जो रिजल्ट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। दोनों घटनाएं अपने अपने तरीके से फ्रीली हैपन हो सकती है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बोथ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली में तो बेटा यहाँ और होता था, और उसमें तो था या तो ए इवेंट हैपन हो जाए या बी। इसमें ए एंड बी, यानी कि दोनों इवेंट हैपन होने चाहिए। वहां पे क्या था, ए और बी, या तो ए हैपन हो जाए या बी हैपन हो जाए। बट यहाँ पे हम ए एंड बी की बात कर रहे हैं, यानी कि इवेंट ए भी हैपन होना चाहिए और बी। तो पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3/13 इंटू 4/13, तो 12/169। ये बेटा हमारा आंसर है। बताइए क्लियर है। चलो बेटा आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, द ओड्स इन फेवर ऑफ पासिंग द ड्राइविंग टेस्ट बाय राम। हाँ जी बेटा,
एक राम है और एक बेटा सोहन, दोनों का ड्राइविंग टेस्ट हुआ है, और राम के ऑड्स इन फेवर दे रखी हैं और सोहन के ऑड्स अगेंस्ट, और प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल कि दोनों का टेस्ट पास हो जाएगा, बोथ विल पास द टेस्ट। देखिए, हाँ जी बेटा, ड्राइविंग टेस्ट किस किस का हुआ है? हाँ जी बेटा, राम और सोहन। ठीक है, तो पहले बेटा आप क्या करेंगे, राम का ड्राइविंग टेस्ट पास होने के इवेंट को ए लेट कर लो, और सोहन का ड्राइविंग टेस्ट पास होने के इवेंट को बी लेट कर लो। ठीक है, लेट ए इज द इवेंट ऑफ पासिंग द टेस्ट बाय राम एंड बी इज द इवेंट ऑफ पासिंग द ड्राइविंग टेस्ट बाय सोहन। तो सबसे पहले बेटा राम की बात करते हैं। राम का ऑड्स इन फेवर दिया हो, देखो ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है, आपको बताया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज टू नॉट हैपनिंग। तो ये बेटा आपको 3:5 दिया हुआ है। और सोहन का बेटा क्या दिया हुआ है, सोहन का दिया हुआ है ऑड्स अगेंस्ट। ऑड्स अगेंस्ट का मतलब पहले नॉट हैपनिंग और फिर हैपनिंग। ऑड्स अगेंस्ट में बेटा पहले हमेशा नॉट हैपनिंग लेते हैं फिर हैपनिंग। तो ये रेशो कितना दिया हुआ है, 2:3। तो इसको बेटा पहले कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ, हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द टेस्ट बाय राम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग द टेस्ट। 3 और 5 का बेटा सम करो, 3 और 5 का सम होता है 8। तो 3/8 और 5/8। तो यहाँ से बेटा निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द टेस्ट बाय राम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग, यानी कि फेलिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग 5/8। ऐसे ही बेटा इसको करेंगे। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 2 और 3 का बेटा सम कर लो, 2/5 और 3/5। अब बेटा इसको इक्वेट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पासिंग द टेस्ट बाय सोहन, सोहन के द्वारा टेस्ट पास करने की 3/5, और सोहन के टेस्ट में फेल होने की 2/5। ठीक है जी, ये बेटा पहले प्रोबेबिलिटी आपको निकाल लेनी है। बताइए यहाँ तक ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग 3/5 एंड नॉट पासिंग 2/5। अब पूछा क्या हुआ है, आपसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ विल पास द टेस्ट। हाँ जी बेटा, देखिए एक बात बताओ बेटा, अगर दो अलग अलग पर्सन का ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है, तो क्या दोनों के ड्राइविंग टेस्ट पास होने का आपस में कोई संबंध है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि राम का अगर ड्राइविंग टेस्ट पास हो गया तो सोहन का भी होगा? ठीक है जी, दोनों की ड्राइविंग स्किल अपनी अपनी होंगी, तो दोनों के ड्राइविंग टेस्ट का पास होने का आपस में एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है। तो इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। हाँ जी, इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर। तो आप बेटा क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आपको निकालना है बोथ विल पास द टेस्ट। बोथ विल पास का मतलब ए का भी टेस्ट पास हो जाए, यानी कि राम का भी टेस्ट पास हो जाए, एंड बी, बी का मतलब सोहन का भी टेस्ट पास हो जाए। ठीक है जी, ए एंड बी निकालना है। ए एंड बी का मतलब बोथ राम एंड सोहन पास द टेस्ट। तो फॉर्मूला बेटा क्या लगाएंगे, पी ए इंटू पी बी। इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए की वैल्यू तो ये रही 3/8, और पी बी, हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द टेस्ट बाय राम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द टेस्ट बाय सोहन। तो आंसर बेटा आ जाएगा 9/40। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही बेटा ये भी कह सकता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, बोथ फेल इन द टेस्ट। मान लीजिए बेटा इस समय ये पूछ लिया, प्रोबेबिलिटी बोथ विल नॉट पास द टेस्ट या फेल इन द टेस्ट। हाँ जी बेटा, दोनों ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए। अब दोनों ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए मतलब कि ए का भी ड्राइविंग टेस्ट पास ना हो एंड बी का भी ड्राइविंग टेस्ट पास ना हो।
फिर से बेटा फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट की प्रोबेबिलिटी बेटा 5/8 और बी नॉट की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग द टेस्ट बाय राम 5/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग द टेस्ट बाय सोहन 2/5। इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लो, 5/8 इंटू 2/5 कैंसिल करेंगे तो ये 10/40 यानी कि 1/4 आंसर। हाँ जी बेटा, बताइए क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, पढ़िए इस सम को, बहुत ही बढ़िया सम है। देखो क्या कहता है। हाँ जी बेटा, 3 एरोप्लेन है, दे फ्लाई फ्रॉम बॉम्बे टू लंदन। 3 एरोप्लेन बेटा बॉम्बे से रवाना हुए लंदन की तरफ। द odds इन फेवर ऑफ देयर अराइविंग सेफली। हाँ जी बेटा, तीनों एरोप्लेन के odds इन फेवर दिए हुए, ठीक है जी। 2:1, 3:1 एंड 4:1। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लेट ABC are the events of arriving safely of each aeroplane, या एरोप्लेन 1 2 3 कह लीजिए। हाँ जी बेटा, ABC are the events of arriving safely of each aeroplane. A is the event of us, A is the event of arriving safely of first aeroplane, B is the event of arriving safely of second aeroplane, and C is the event of arriving safely of थर्ड एरोप्लेन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है odds इन फेवर, odds इन फेवर ऑफ अराइविंग सेफली ऑफ एरोप्लेन ए। तो इसको बेटा लिख लेंगे पी ए इज टू पी ए नो। odds इन फेवर है बेटा, ध्यान से पढ़ना। odds इन फेवर का मतलब होता है पहले हैपनिंग और फिर नॉट हैपनिंग, और odds अगेंस्ट में पहले नॉट हैपनिंग लेना है फिर हैपनिंग। तो ये बेटा 2:1 दिया हुआ। ऐसे ही odds इन फेवर ऑफ बी, बी एरोप्लेन जो सेकंड एरोप्लेन के सेफ पहुंचने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो दिया हुआ है 3:1। और odds इन फेवर ऑफ थर्ड एरोप्लेन, ये बेटा दिया हुआ है 4:1। ठीक है जी। तो इसको बेटा कैसे लिख लेंगे, देखिए पहले बेटा इस रेशियो को 2:1 रेशियो को हम क्या लिखेंगे, 2/3:1/3। ऐसे ही 3:1 को 3/4:1/4 और 4/5:1/5। लो बेटा, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है बेटा 3/4, और सी इवेंट की है जी 4/5। और फिर नॉट अराइविंग सेफली 1/3, नॉट अराइविंग सेफली ऑफ सेकंड एरोप्लेन 1/4, और नॉट अराइविंग सेफली ऑफ थर्ड एरोप्लेन 1/5। अब बेटा पूछा क्या है, अब उस पे आते हैं। पहले तो ये देखिए, तीनों एरोप्लेन का सेफ पहुंचना या ना पहुंचना क्या एक दूसरे पे निर्भर करता है, या सभी अलग अलग घटनाएं हैं? हाँ जी बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट है या डिपेंडेंट है? हाँ जी बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट है। किसी भी एरोप्लेन का सेफ पहुंचने का या एक्सीडेंट होने का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इवेंट्स ABC आर इंडिपेंडेंट। हाँ जी बेटा, तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, ऑल अराइव सेफली। ऑल अराइव सेफली का मतलब बेटा क्या है,
कि तीनों के तीनों एरोप्लेन सेफ हो जाए, ए एंड बी एंड सी। तो यहाँ बेटा मल्टीप्लीकेशन रूल लगा देते हैं, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो ए एरोप्लेन के सेफ पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 2/3, बी की बेटा है 3/4 और सी की 4/5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/5 आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। अब बेटा सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, नन अराइव सेफली। हाँ जी, तो तीनों एरोप्लेन में से कोई भी सेफ नहीं पहुंचना चाहिए। तो नन अराइव सेफली का मतलब ना तो ए सेफ पहुंचे, ना ही बी सेफ पहुंचे और ना ही सी, यानी कि तीनों का ही एक्सीडेंट हो गया। पी ए नोट इंटू पी बी नोट इंटू पी सी नोट। हाँ जी बेटा, तो ए नोट की प्रोबेबिलिटी है 1/3 ए इवेंट के हैपन ना होने की, यानी कि ए एरोप्लेन के सेफ ना पहुंचने की 1/3, बी एरोप्लेन के सेफ ना पहुंचने की 1/4 और सी एरोप्लेन के सेफ ना पहुंचने की, ये 1/60 बेटा आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर है? ये बेटा हमारे दोनों पार्ट्स का आंसर हो गया। लो बेटा एक सम बेटा मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। देखिए एक क्लास के अंदर बेटा टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, तो एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, जिसमें से एक तो बेटा ये दे रखा है 10 तो बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। क्लास में बेटा 40 स्टूडेंट हैं, जिसमें 10 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। अच्छा जी, और क्या कह रखा है? 40 बच्चों में बेटा 20 स्टूडेंट्स क्लास के जो हैं वो रिच हैं, 20 स्टूडेंट्स आर रिच। और साथ में बेटा दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स, क्लास में 10 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो फेयर कम्प्लेक्शन, फेयर कम्प्लेक्शन का मतलब जिनका रंग साफ है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में ये कहता है एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, वन स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड। लो बेटा एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, और आपसे पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया है वो फेयर कम्प्लेक्शन होना चाहिए, यानी कि उसका रंग साफ होना चाहिए, एंड रिच, साथ में रिच भी होना चाहिए, एंड बॉय। ये बेटा हमने कैलकुलेशन कर, ठीक है जी। हमने जो स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, वो गोरे रंग का होना चाहिए, यानी कि साफ रंग का होना चाहिए, रिच अमीर होना चाहिए और लड़का होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे सर। तो यहाँ बेटा पहले क्या करेंगे आप, यहाँ बेटा पहले आप 3 इवेंट ले लेंगे, ए बी सी। ए द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉय, बॉय स्टूडेंट। बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग फेयर, फेयर स्टूडेंट, यानी कि जिसका रंग सब, एंड सी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग रिच स्टूडेंट। तो पहले बेटा हम क्या करेंगे, वन बाय वन पहले तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। अगर बॉय की बात करें बेटा 40 स्टूडेंट में 10 बॉय हैं, फेवरेबल, फेवरेबल तो बेटा 10 है और टोटल कितने हैं 40, तो बॉय के आने की प्रोबेबिलिटी 10/40, यानी कि 1/4 हो जाएगी। अच्छा फिर 40 स्टूडेंट में फेयर कम्प्लेक्शन वाले बेटा कितने हैं 10,
क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्लास जो 40 स्टूडेंट की क्लास है उसमें 10 स्टूडेंट फेयर कम्प्लेक्शन है, तो फेयर कम्प्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी 10/40 यानी कि 1/4। और फिर तीसरे नंबर पे कहता है कि रिच भी होना चाहिए। रिच कितने हैं बेटा? 40 में से 20 स्टूडेंट रिच है, तो रिच आने की प्रोबेबिलिटी 20/40 यानी कि 1/2। और हमें चाहिए तीनों एट्रीब्यूट। अब ये बताओ कि तीनों एट्रीब्यूट का आपस में कोई लिंक है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि गोरे रंग वाले स्टूडेंट ही अमीर होते हैं? जो जो गोरे रंग वाले पीपल हैं, लोग हैं, क्या वही अमीर होते हैं? या जो अमीर होगा वही बॉय होगा, वो बॉय भी होगा? ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। या बॉय फेयर कम्प्लेक्शन होते हैं? तीनों एट्रीब्यूट का आपस में बेटा कोई संबंध नहीं है। फेयर कम्प्लेक्शन का रिचनेस के साथ या जेंडर के साथ कोई संबंध नहीं है। तो ऑल द, हाँ जी बेटा, यहाँ पर आप लिखोगे ऑल द 3 एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, या इवेंट लिख देना, ऑल द 3 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको क्या चाहिए? ए एंड बी एंड सी चाहिए। तो फॉर्मूला बेटा मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर देंगे। 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इंटू 1/32 बेटा आंसर हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? इस तरीके से बेटा आपने सम करने हैं। तो आज का बेटा मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको। होमवर्क में बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड आपकी बुक में 8 सम दिए हुए हैं, उनके ऊपर हेडिंग भी डला हुआ है इंडिपेंडेंट इवेंट। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट है, 34 टू 42 कुछ ऐसे बेटा मिलेंगे, देख लीजिएगा। आई थिंक यही है, फिर भी बेटा आप चेक कर लेना। और हेडिंग डला मिलेगा उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट। ये आज का होमवर्क है, ठीक है जी। तो चलिए बेटा आज की क्लास को यही और करते हैं। होप सो आपको इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा, बाय बाय।